हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग एसएससी जीडी का पीवाईक्यू करेंगे, जीके जीएस का, जिसमें से आज हम लोग हिस्ट्री का करेंगे। हिस्ट्री का पार्ट 1 का आज करेंगे, जिसमें पार्ट 1 में एंशिएंट आएगा, सेकेंड पार्ट में मिडिएवल आएगा और थर्ड पार्ट में मॉडर्न आएगा। तो आज हम लोग एंशिएंट पार्ट का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? पूरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल से विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का प्रतिशत भाग का कवर करती है। तो कितने प्रतिशत भाग का यह कवर करती है? तो ये भाग 99% कवर करती है। तो ये हमारा एक का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? तो सांस्कृतिक स्थल कौन सा नहीं है? जैसा कि आपको पता होगा कि बुरजहोम है, मेहरगढ़ भी है और कोल्डिवा भी है। यहाँ पे ये और इसमें से ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ये हमारा नहीं है। और ये 3 जो ऑप्शन है, बुरजहोम, कोल्डिवा और मेहरगढ़, इसके क्या क्या विशेषता है आज हम लोग इसकी विशेषता भी कभी जान लेते हैं। देखिए, बुरजहोम जो है यहाँ से मिला था, जैसे एक मालिक होता था और एक मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया था, तो ये बुरजहोम से मिलता है। मेहरगढ़ से क्या मिला था? मेहरगढ़ से हमारा जौ मिला था। क्या मिला था? जौ मिला था और गेहूँ मिला था। क्या मिला था? गेहूँ मिला था। सेकंड में कोल्डिवा कैसे क्या मिला था? कोल्डिवा से चावल मिला था। क्या मिला था? चावल मिला था। थर्ड नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जमीन में खोदा गया गड्ढा जिसमें सीढ़ियों की ओर जाने वाली सीढ़ियाँ डैश पुरातात्विक स्थल पाई गई है। तो ये कहाँ पाई गई है? तो ये बुरजहोम में पाई गई है। बुरजहोम नंबर ऑप्शन नंबर कितना में? बी में। तो हमारा आंसर 3 का कितना हो गया? बी हो गया। और हम लोग ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है पूरा पाषाण काल। क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 4 का क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। पूरा पाषाण काल कहते हैं। अब हम लोग किसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 5 ये चैप्टर 1 का चैप्टर ख़त्म हो गया, अब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ कह रहा, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया है? तो क्या हड़प्पा शहर किस नदी के तट पर बसाया गया है? यह है हड़प्पा शहर किस नदी के तट पर बसाया गया? तो ये बसाया गया है रावी नदी के तट पर बसाया गया है। तो हमारा 5 का आंसर नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, डैश शहर कच्छ के रण में खादिर बेत पर स्थित था जहाँ ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। तो ये कहाँ थी? ये थी लोथल। कहाँ थी? लोथल। ऑप्शन नंबर बी। 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर से ये 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धौलीवीरा शहर कच्छ के रण में खादिर बेत पर स्थित था जहां ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। ये कहाँ थी? धौलीवीरा। धौलीवीरा कहाँ पे? गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कह रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है? प्रारंभिक शैली का क्या नाम है? प्रारंभिक शैली का नाम है सिंधु लिपि। क्या है? सिंधु लिपि। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, सिंधु लिपि। ऑप्शन नंबर से क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निम्नलिखित में से हड़प्पाकालीन नगर के भाग को दुर्गढ़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये किस भाग को नाम से जाना जाता है? तो ये भाग को जाना जाता है बी, पूर्व भाग को जाना जाता है। कौन सा भाग होगा? पूर्व भाग होगा। नेक्स्ट नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है? तो आप भी जान रहे हैं कि सबसे पहला जो धातु था वो कौन सा था? वो था तांबा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। 10 नंबर क्या कह रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने और उन्हें प्रायः भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये कौन है? ये अलेक्जेंडर कनिंघम है। कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर, हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर पाया गया है?
तो किस स्थान पे पाया गया है, तो ये पाया गया है धौलीबीरा। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, धौलीबीरा है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धौलीबीरा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानघर की खोज की गई है। तो महास्नानघर की खोज कहाँ पे की गई है, ये की गई मोहनजोदड़ो में की गई है। 13 नंबर क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नान घर को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। तो किसकी परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा प्राकृतिक चारकोल। प्राकृतिक चारकोल चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 13 कितना हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, प्राकृतिक चारकोल। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करें, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियाँ पाई गई है। अग्नि वेदियाँ कहाँ पाई गई है, तो ये पाई गई है लोथल। कहाँ पाई गई है, लोथल। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 15 देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है। तो हड़प्पाकालीन रंगपुर कहाँ पे है, गुजरात में है। तो हमारा आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डैश के आसपास यहाँ पे होता आसपास बने होते थे। तो कहाँ पे बने होते थे, तो आंगन में बने होते थे। कहाँ पे बने होते हैं, आंगन में। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर बंदरगाह नहीं है। बोल रहा है बंदरगाह नहीं है। तो बंदरगाह खिरसरा है, लोथल है, बालाकोट है। तो ये नहीं है कौन सा, तो राखी गड्डी नहीं है बंदरगाह। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन करा, लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी। देखिए यहाँ पे दे दिया लोथल स्थल, किसका, तो हड़प्पा सभ्यता का। ऐसे अगर ये आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। लेकिन पूछा है लोथल स्थल जो हड़प्पा सभ्यता का है, इसका खोज कौन किया था, तो इसका किया था SR राव। कौन किया था, SR राव किया था। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। धौलीबीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियाँ वर्तमान भारतीय राज्य डैश में स्थित है। धौलीबीरा लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियाँ वर्तमान भारत राज्य में डैश में स्थित है। तो ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलीबीरा शहर को डैश भाग में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो कितने भागों में विभाजित किया गया था, ये विभाजित किया गया था 3 भागों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर देंगे 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा, हड़प्पा सभ्यता पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे। तो क्या ले गए थे, ईंट ले गए थे। क्या ले गए थे, ईंट ले गए थे। हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था। तो कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था, तो हड़प्पा सभ्यता का शहर था लोथल, धौलीबीरा, असोतकोहा था। ये मेहरगढ़ क्या था, शहर नहीं था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 नंबर 3 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति डैश में ढाली गई थी। तो ये किस चीज़ में ढाली गई थी, काश में ढाली गई थी। काश में, क्या हो जाएगा आंसर, काश। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गिरी थी। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं था। तो कौन नहीं था, देखिए दक्षिण एशिया था, मेसोपोटामिया भी था, मिस्र भी था, रूस नहीं था। क्या था, रूस नहीं था। अब इस सभ्यता के बारे में आप सुने होंगे तो दक्षिण एशिया सुने होंगे, मेसोपोटामिया सुने होंगे, मिस्र सुने होंगे, लेकिन रूस नहीं सुने होंगे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ये 2029 में पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और डैश की खुदाई करने पर सामने आए थे।
तो किसको खुदाई करने पर सामने आए थे? मोहनजोदारो, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदारो को करने पे सामने आए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के देखेंगे, वैदिक सभ्यता महाजन पद से क्वेश्चन है, जिसमें 16 महाजन पद होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 18 पदों, क्या लिखा हुआ है? 18 पदों। इसी से आपको समझ में आ गया होगा कि 18 पद किस में है? महाभारत में। डायरेक्ट मार दे, इतना क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27 नंबर, निम्नलिखित में से किसने वज्जी प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की? बुद्ध से मुलाकात कौन की थी? बस्कर किया था। कौन किया था? बस्कर किया था। हमारा ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहा? निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो आप भी जान रहे हैं कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। हमारे पास वेद कितने होते हैं? तो 4 में से ये हो गया ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चारों हमारा वेद है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखें 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन वज्जी महाजन पद की राजधानी थी? वज्जी महाजन पद की राजधानी कौन थी? अपना बिहार में ही है, वैशाली थी। क्या थी? वैशाली थी। 29 नंबर। 30 का क्वेश्चन नंबर आंसर देखेंगे। 30 में क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 30 का क्वेश्चन नंबर क्या है? डैश वेद चारों वेदों में से सबसे छोटा है, यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धनु और मंत्रों का संग्रह है। धनु और मंत्रों का संग्रह किस में है? तो सामवेद में। यजुर्वेद में क्या है? तो युद्ध। यजुर्वेद में क्या है? युद्ध। अथर्ववेद में क्या है? तो अथर्ववेद में टोटका, ही सब है। टोटका मंत्र जो होता है ना, वही होता है। ऋग्वेद में क्या होता है? तो ये मंत्र अगर अलग है, ये मंत्र अगला, ये वाला में इसमें जो मंत्र होता है ये टोटका वाला होता है। तो वहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा टोटका मंत्र, इसमें मंत्रों का संग्रह होता है। सामवेद में ज्ञान, ये क्या बोलते हैं, धुनों का, मंत्रों का संग्रह है, जिसमें गाना बजाना आ जाए। यजुर्वेद में युद्ध का है, अथर्ववेद में टोटका का है, ऋग्वेद में क्या है? मंत्र का है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? तो केवल एक बार किसका नाम आया है? तो गंगा का। 3 बार किसका आया है? 3 बार किसका है? 3 बार आया है यमुना का। 3 बार किसका आया है? यमुना का। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि वह ब्राह्मणों के सहयोग से 10 अनुष्ठान किया जाता था, तो बलिदान व्यक्ति का अगले जन्म में से एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो। तो ये किस में होता था? ये हिरण्य गर्भ में होता था। किस में होता है? हिरण्य गर्भ में होता था। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजन पदों में से एक नहीं था? 16 महाजन पदों में से कौन नहीं था? अंग था, कोशन था, कुरु था, कामरूप नहीं था। क्या नहीं था? कामरूप नहीं था। कामरूप असम को बोलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर क्या कह रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के डैश संप्रदाय से था? किस संप्रदाय से था? तो 34 का देखेंगे, किस संप्रदाय से था? सांख्य संप्रदाय से था। किस संप्रदाय से था? तो सांख्य संप्रदाय से था। 35 का क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वैदिक कालीन चतुष्श्राम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया था? किस प्रावधान के लिए किया गया था? तो ये किया गया था गृहस्थ, घर में रहकर। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऋग्वेद कितनी पुस्तकों में विभाजित थी? कितनी पुस्तकों में थी? 10 पुस्तकों में विभाजित थी। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? आपको 4 वेद पता है। 4 वेद कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं ऋग्वेद का क्या होता है? ये आयुर्वेद। यहाँ पे ऋग्वेद का पूछा है, आयुर्वेद है। ये होता है अथर्ववेद का। ये धनुर्वेद क्या होता है? यजुर्वेद का है। गंधर्ववेद कितना है? सामवेद का उदाहरण है। उप क्या है? उपवेद है ये आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद।
यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्ववेद। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 38 नंबर क्वेश्चन क्या करें? वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें। तो पहले आता है अग्नि, फिर आता है इंद्र, फिर आता है सोम। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन क्या करें? भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से निम्नलिखित में से कौन सा एक है? कौन सा एक है? तो वेदांत है। कौन सा एक है? वेदांत। वेदांत एक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। 40 नंबर यहाँ पे थर्ड चैप्टर खत्म हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मगध का उत्कर्ष। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 40 नंबर कह रहा है राजगिरी कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को डैश में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? तो ये कहा किया गया था पाटलिपुत्र। कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पाटलिपुत्र से पहले मगध का राजधानी कहाँ था? तो कहाँ था? तो वो था राजगीर। अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि बाद में किसको किया था? पाटलिपुत्र को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखें। 41 नंबर क्या कह रहा है? प्राचीन काल में दैस नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। किस नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था? तो वो है गंगा। गंगा को। 42 नंबर क्या कह रहा है? 42 नंबर कह रहा है कि हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था, जिसे पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी। तो कौन था? ये था उदयन। उदयन था जो पटना के नींव रखा था। किसका बेटा था? अजातशत्रु का था। 43 नंबर देखें। 43 नंबर क्या कह रहा है? 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अब यहाँ पे आ गया जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पे। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और डैश तीर्थंकर थे। तो महावीर कितने धर्म थे? 24 में थे। 23 में कौन थे? 23 में थे पार्श्वनाथ। ये भी याद रखिएगा, पार्श्वनाथ थे। 43 हो गया। 44 नंबर देख लेंगे। 44 नंबर क्या करा? गौतम बुद्ध ने बोध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया में डैश के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया था। किसके नीचे किया था? ये किया था पीपल के पेड़ के नीचे किया था। 45 नंबर क्वेश्चन देंगे। 45 नंबर क्वेश्चन क्या करा? डैश के उम्र में महावीर ने आत्मज्ञान की तलाश में घर छोड़ दिया और जंगल में रहने चले गए थे। कितने उम्र में घर को छोड़ा था? तो महावीर छोड़े थे 30 में और बुद्ध छोड़े थे 29 में, यानी गौतम बुद्ध। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा महावीर जयंती किस महीने में मनाई जाती है? किस महीने मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है मार्च से अप्रैल में मनाई जाती है। हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। हम देंगे 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध शाक्य गण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे और एक डैश थे। तो ये क्या थे? क्षत्रिय थे। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बुद्ध नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। तो ये शाक वाला, ये शाक जो होता है ये याद रखिए। कभी कभी ऑप्शन में ये देता है, अभी क्षत्रिय दे दिया है। 47 हो गया। 48 नंबर देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन क्या करा? 48 नंबर क्वेश्चन करा महामस्तकाभिषेक एक जैन त्यौहार है जो प्रत्येक डैश वर्ष में एक मनाया जाता है। कितने वर्ष में मनाया जाता है? तो 12 वर्ष में। कितने वर्ष में मनाया जाता है? 12 वर्ष में। 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। 49 का क्वेश्चन नंबर का है जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? तो किसके लिए था? ये था किसानों के लिए। जैन धर्म का मूल था कि किसी भी जानवर को नहीं मारोगे, हर एक चीज़ में प्राण का निवास होता है। तो किसानों के लिए तो खेती करना अनिवार्य है, कीड़ों को मारना अनिवार्य है। तो इसीलिए किसानों के लिए ये चीज़ कठिन होता था। 50 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वयं के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के लिए प्रवेशकों का कठिन प्रश्न पूछते थे जिनका उत्तर देना बहुत कठिन था। तो ये क्या था? ये था द्वारपाल था। क्या था? द्वारपाल था। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख पुत्र थे। ये किसके पुत्र थे? ज्ञात्रिक। तो ज्ञात्रिक थे वर्धमान के पुत्र थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसके पुत्र थे? वर्धमान महावीर के पुत्र थे। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
52 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलन निम्नलिखित में से कौन सा था। तो कौन सा था, तिर्यक पिटक था। कौन सा था, तिर्यक पिटक था। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे। तो बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे, तो ये दिए थे वैशाली में। 53 का ए नंबर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। 44 क्या कह रहा है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। बिहार के वैशाली में अभी भी जाके देख सकते हैं, इनका बना हुआ मंदिर। एलिफेंटा गुफाओं में डैश संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह मिलता है। तो किसके चित्र का शैल चित्र मिलता है एलिफेंटा गुफा में, तो बुद्ध का मिलता है। किसका, शिव का मिलता है, बुद्ध का नहीं। बुद्ध का भीमबेटका में मिलता है, शिव का मिलता है। किसका मिलता है, शिव का। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है। संकलन को क्या कहा जाता है, श्रुति सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्रुति सूत्र कहा जाता है। महावीर या वर्धमान महावीर जैन धर्म के प्रवर्तक तथा 14वें तीर्थंकर, इनका जन्म वैशाली गणतंत्र में हुआ था। तो ये हमारा ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मिस्टेक हो गया। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, 56 का होगा, अगम सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अगम सूत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डैश को लाइट ऑफ एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है, ये जाना जाता है बुद्ध को। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है। तो यह है बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक कथाएं। 59 का क्या है, नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण स्थान है। ये केस का है, बौद्ध धर्म का है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था, तो ये किया था कुमार गुप्त। आगे जरूर आएगा कुमार गुप्त, गुप्त वंश में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक कौन थे। कपिल वस्तु के शासक कौन थे, तो ये थे शाक। कौन थे, शाक थे। कौन थे, शाक थे। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है। किस धर्म का मूल ग्रंथ है, ईसा पूर्व लिखा गया पाली कैनन। पाली ही दिया ऑलरेडी, तो हमारा बुद्ध जो है वो अपना उपदेश किस भाषा में देते थे, पाली में। तो पाली का है, तो ये बौद्ध धर्म हो जाएगा यहाँ पे आंसर। 61 का डी, 61 का यहाँ पे डी है, ऑप्शन में दिया हुआ है 61 का डी, यहाँ पे डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश भाषा में थे। देखिए यहाँ पे शिलालेख दे दिया है, यहाँ पे दे दिया है शिलालेख। तो शिलालेख दे दिया है, तो ये किस भाषा में थे, तो ये थे प्राकृत भाषी में। लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मौर्य के पतन से लेकर गुप्तों के उत्थान 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक की अवधि को भारतीय इतिहास में डैश के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है, तो उत्तर मौर्य काल रूप में जाना जाता है। किस, उत्तर मौर्य काल रूप में जाना जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य था, इसके बाद आता है बिंदुसार। कौन आता है, बिंदुसार। बिंदुसार के बाद कौन आता है, अशोक। तो इस तरह से चंद्रगुप्त का पोता कौन हुआ, अशोक। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 64 का बी नंबर हो जाएगा। 65 क्वेश्चन नंबर क्या कर, 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब डैश नाम से जाना जाता है।
बहुत इजी क्वेश्चन है, पटना के नाम से जाना जाता है जो बिहार की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र थे। कौन थे? पुष्यमित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका बेटा कौन था? तो बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा कौन था? तो अशोक। इसका बेटा ये बिंदुसार और इसका बेटा ये अशोक। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो भारत में स्थित कलसी है, मस्की है, गिरनार है, कंधार नहीं है। कंधार कहाँ पे है? कंधार है ये हमारा अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम्राट अशोक डैश का पुत्र था? तभी बताएं बिंदुसार का था। क्या था? बिंदुसार का पुत्र था। ये किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। सेवेंटी नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित में से किस मौर्य शासन के शासनकाल में कलिंग युद्ध हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया? धम्म की अवधारणा को कौन बनाया था? तो ये बनाया था अशोक ने। कौन बनाया था? अशोक ने बनाया था। मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हो गई थी? तो अशोक की मृत्यु कब हो गई थी? तो ये 232 ईस्वी पूर्व में हो गई थी। कब हो गई थी? 232 ईस्वी पूर्व में हो गई थी। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कर? 73 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? तो रेशम मार्ग को निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित किया था? तो ये किया था कुषाणों ने। किसने किया था? कुषाणों ने किया था। 74 नंबर क्वेश्चन क्या है? मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? कितने द्वार थे? ये 64 द्वार थे। कितने द्वार थे? 64। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो ये किया था पुष्यमित्र ने किया था। ये डबल बार पूछा हुआ है तो इसीलिए क्वेश्चन आ जा रहा है। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? सांची का महान स्तूप किसके शासन में बनाया गया? तो अशोक के शासनकाल में बनाया गया था। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रस्ती की खुदाई की गई थी? किसकी की गई थी? प्रस्ती की थी समुद्रगुप्त की गई थी। किसकी की गई थी? समुद्रगुप्त की गई थी। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का बेटा कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक। 79 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया? विजय का त्याग किसने किया था? तो विजय का त्याग किया था अशोक ने कलिंग के युद्ध में। देखिए यहाँ पे थोड़ा सिस्टम जो होता है वो थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। 80 नंबर क्वेश्चन देखें। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहा? निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किसे प्रियदर्शनी यहाँ पे होगा, प्रियदर्शनी नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? ये अशोक को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? अशोक को। 81 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है? मौर्योत्तर काल में डैश वे पुरुष महिलाएं थे जिनके पास ज़मीनें नहीं थी? तो किसके पास ज़मीनें नहीं थी? तो दास कर्मकार के पास ज़मीन नहीं थी। दास कर्मकार के पास क्या थी? ज़मीन नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन से अशोक के शासन में एक प्रांतीय राजधानी थी? तो तक्षशिला भी थी, उज्जैन भी थी। इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा 82 का आंसर हो जाएगा ए नंबर 1 तथा 2 दोनों। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए डैश की सवारी करते थे? तो किसकी सवारी करते थे? तो ये हाथी की सवारी करते थे। हाथी की सवारी करते थे। किसकी सवारी करते थे? हाथी की सवारी करते थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चूँकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था
इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। डैश के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। तो पाटलिपुत्र पे सीधा नियंत्रण था क्योंकि ये ऑलरेडी ये राजधानी हुआ करती थी। निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? किसको भेजा था? सेल्यूकस को भेजा था। बहुत फेमस क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर को भेजा गया था। 86 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखें। 86 नंबर क्वेश्चन क्या करा? अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिसने आगे चलकर डैश वंश की स्थापना की थी। तो डैश वंश की स्थापना की थी, कौन सा था? ये था ऑप्शन नंबर बी, कौन वंश था। क्या था? कौन वंश था। 87 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है? 87 नंबर क्वेश्चन का चाणक्य डैश के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में थे। किसके काल में थे? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में थे। 88 का क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 88 का क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 88 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो किस स्थान से? सांची से। किस स्थान से? सांची से। सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य बोला है? अशोक, तो अब हम और एक एक करके ऑप्शन पढ़ लेंगे। अशोक का संबंध मौर्य वंश से था, तो ये कथन सही है। अशोक का विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा है जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग किया, जो कलिंग के युद्ध में था, ये भी सही है। अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उसके दादा ने की थी, ये भी सही है। चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसे अशोक का विरोध किया था, गलत है ये तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, इनके दादा के दरबार में आए थे, तो विरोध कहाँ से करेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन क्या करा? डैश साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसने शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। तो किस साम्राज्य में थे? ये थे मौर्य। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों का सही कालक्रम को दर्शाता है? तो पहले था चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त, उसके बाद बिंदुसार, फिर इसका बेटा अशोक, अशोक के बाद क्या था? बीरदर्थ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। तब न जाके आगे चल के पुष्यमित्र स्थापना करता है शुंग वंश का। फिर क्वेश्चन क्या? मौर्य वंश के निम्नलिखित में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया गया था? तो इसका एक टिक होता है हसीन मशूक। हसीन मशूक। तो ये से मौर्य हो गया, तो ये न से क्या होगा? नंद। सी से क्या? शिशुनाग। ह से क्या होगा? हर्यक। तो यहाँ पे नंद वंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर सी में 1958 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अशोक के ने धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति की जिन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। तो किन के रूप में जाना जाता है? ये धम्म महामंता के रूप में जाना जाता है। धम्म महामंता के रूप में जाना जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी पाटलिपुत्र। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है? किस लिपि में मिलता है? तो ये अशोक के शिलालेखों में किस लिपि? ये ब्राह्मी लिपि बताए थे कि प्राकृतिक में लिखता है, तो ब्राह्मी लिपि। तो ये हमारा आंसर बी नंबर हो जाएगा। गुप्त वंश से संबंधित क्वेश्चन है। गुप्त वंश क्या? गुप्त साम्राज्य के अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस अवधि के दौरान ज्ञान के किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है? तो किस क्षेत्र में? विज्ञान और कला साहित्य में हुई थी। विज्ञान कला साहित्य में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 98 का। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। 99 नंबर क्वेश्चन, समुद्र द्वारा दक्षिणता पद में कितने शासकों को पराजित किया गया था? तो कितने शासकों? 10 नहीं 12 शासकों को क्या किया गया था? पराजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना डैश द्वारा 5वीं शताब्दी में किए गए थे। गए ना, तो बताए थे ना कि कुमारगुप्त में आएगा, गुप्त वंश में आएगा। तो ये किसका क्या था? कुमारगुप्त में। और यही विक्रमशिला बोलेगा,
विक्रमशिला, तो ये इसका किया था धर्मपाल। धर्मपाल, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़रूर आएगा। निम्नलिखित में से महाधीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? तो ये कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। 102 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्राक प्रस्थित डैश में संकलित की गई थी? तो ये संस्कृत में की गई थी। 103 नंबर क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम का कौन था उत्तराधिकारी? तो समुद्रगुप्त का। कौन था? समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 104 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? डैश साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये कौन सा होगा आंसर? ये होगा गुप्त वंश। ये स्टार्टिंग में ही हम लोग पढ़े हुए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त वंश हो जाएगा। गुप्त वंश इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन सा विराजमान हुआ? कौन विराजमान हुआ? तो ये हुआ था हर्षवर्धन। कौन सा विराजमान हुआ था? ये हुआ था हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर दक्षिण भारतीय राजवंश है। निम्नलिखित में से कौन वटावक्र राजवंश के संस्थापक थे? तो कौन थे? विद्या शक्ति थे। कौन थे? विद्या शक्ति। कौन थे? विद्या शक्ति थे। 107 नंबर क्या है? चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? तो भूमि को क्या कहता था? शाला भोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाला भोग। 108 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 108 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्य राजाओं की राजधानी थी? तो पांड्य राजाओं की राजधानी थी मदुराई। और पल्लव की थी? पल्लव की कांचीपुरी थी। कांचीपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आएगा ही। 109 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कावेरी डेल्टा में मथुराई की सत्ता थी, वे डैश के पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे। तो ये क्या थे? यहाँ पे पल्लव राजाओं के आगे कांचीपुरम थे। चोल काल के दौरान मूवेंद्रवेलन और आयरयार की उपाधियाँ थी। किसकी उपाधियाँ थी? तो ये थी धनी भूस्वामियों की उपाधियाँ थी। धनी भूस्वामियों की उपाधियाँ थी। 111 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशिस्त की रचना की थी? तो ये की थी पुलकेशियन द्वितीय। की थी? पुलकेशियन द्वितीय। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो ये 1700 वर्ष पूर्व हुई थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 113 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 113 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि कदमाई राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। तो क्या रूप था? ये था चोल। कदमाई चोल राजवंश का रूप था। चोल वंश का राजवंश का रूप था। बेटी डैश शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था चोल के द्वारा किया गया था एक जबरन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी थी? बोले ना आएगा। तो ये है पल्लव। मदुराई किसका है? वो पांड्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? किसके शासन के दौरान निर्मित की गई थी? तो ये चोल के शासनकाल में निर्मित की गई थी। 117 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य राज बना। तो ये कौन था? विजयालय था। कौन था? विजयालय था। कौन था? विजयालय था। 118 नंबर क्वेश्चन देखिए। 118 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर्नाटक के राष्ट्रकूट वंश के पहले और सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन थे जिन्होंने बादामी के चालुक्य वंश को हराया था? तो क्या थे? दंती दुर्ग थे। कौन थे? दंती दुर्ग थे। कौन थे? दंती दुर्ग थे।
119 नंबर क्वेश्चन क्या कर 119 नंबर क्वेश्चन का दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल क्या था? तो ये 9वीं शताब्दी था। क्या था? 9वीं शताब्दी था। क्या था? 9वीं शताब्दी था। 120 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये प्राचीन भारतीय कला एवं साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे अभी ये पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन 120 है। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और डैश अपने सोने के कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। तो ये थे दक्षिण भारत। कौन थे? दक्षिण भारत। 120 हो गया। 121 देखेंगे। 121 निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है? तो बाणभट्ट के द्वारा कौन सी लिखी? हर्षचरितम लिखा गया। हर्षचरितम लिखा गया है। 122 का कौन सा आंसर होगा? चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदड़िया महादेव का निर्माण करवाया था? तो कौन निर्माण कराया था? तो यशोवर्मन करवाया था। कौन करवाया था? यशोवर्मन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे। 122 हो गया है। 123 देखेंगे। 123 में कह रहा कंधार के द्विभाषी शिलालेखों किन दो भाषाओं में लिखे गए थे? तो ग्रीक और अरमैक में लिखा गया था। ग्रीक और मैक में लिखा गया था। ग्रीक और अरमैक में लिखा गया था। 124 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापना से संबंधित नहीं है? देखिए, उत्तर भारत में जो मंदिर बनाया जाता है वो बनाया जाता है नागर शैली में। दक्षिण भारत में जो बनाया जाता है वो द्रविड़ शैली में बनाया जाता है। और जो ये दोनों का मिक्स होकर बनेगा वो बेसर शैली में होगा। तो यहाँ पे नहीं बनाया जाता है। तो ये है उर्ध्वरका, इससे नहीं बनाया जाता है। 125 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। ज़्यादा क्वेश्चन अब बचा नहीं है, 20 क्वेश्चन और होंगे। 125 नंबर क्वेश्चन में क्या है? सरगराही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण हुआ। तो ये कौन होगा? ये होगा पड्डक्कल। क्या होगा? पड्डक्कल। 126 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में इलंगो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है? तो यह है शिल्पदिक्कारम। क्या है? शिल्पदिक्कारम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे 127 नंबर। 127 नंबर क्या कह रहा है? 127 नंबर इसका आंसर देखने से पता चलेगा। आंसर यहाँ पे इसका दिखा गया है कि अश्वमेध ने डैश के द्वारा में सुशोभित किया गया। अश्वमेघ ने, यहाँ क्वेश्चन होगा अश्वमेघ। अश्वमेघ डैश के दरबार में। तो किसके दरबार में? तो ये कनिष्क के दरबार में। 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 128 नंबर का स्थापत्य कला एक शैली जिसमें नागर दोनों मिलके कौन सा बनता है? तो दोनों मिलके बनता है बेसर शैली। कौन बनता है? बेसर शैली बनता है। 129 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। 129 नंबर क्वेश्चन क्या कर 129 में कल्हन एक लेखक थे। राजतरंगी किसका लेखन है? कल्हन का। किसके बारे में चर्चा करते हैं? तो वो करते हैं कश्मीर के बारे में। कल्हन की रचना क्या है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी ये कल्हन की रचना है। किसकी चर्चा करते हैं? कश्मीर की। 130 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो आपको इससे पहले भी हम बता चुके हैं। विक्रमशिला का धर्मपाल, जो कि ऑप्शन इसमें गलत है, धर्मपाल। और नालंदा का हो जाएगा कुमारगुप्त। 131 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तंजौर में विद्येश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय का है? तो यह है नैनार का। किसका है? नैनार का। 132 नंबर क्या कह रहा है? नागर शैली वास्तुकला से निर्मित कौन से प्रसिद्ध मंदिर अपनी कामुक मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कौन है? ये है खजुराहो। 133 नंबर क्या? कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे है? तो ये है उड़ीसा में। ये ज़्यादा बता रही है, स्टैटिक का क्वेश्चन है। 134 नंबर हम लोग देखेंगे। 134 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 134 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
निम्नलिखित उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली कौन? उत्तर भारत में कौन सा होता है? तो नागर होता है। दक्षिण में क्या होता है? द्रविड़ होता है। बेसर दोनों का मिक्सिंग होता है। तो हमारा उत्तर भारत बोला है तो ये हो जाएगा। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? तो 21 वर्ष में है, विदिशा में है। किस में है? विदिशा में है। 125 नंबर देखेंगे। चरक संहिता पाठ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां हैं? तो मानव शरीर में 360 है चरक संहिता के अनुसार। ऐसे कितना है? तो 206। रावण सेकिंग माउंट कैलाश नामक लोकप्रिय चित्र निम्न में से किस गुफा में चित्रित किया गया है? किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो एलोरा में किया गया है। 138 नंबर देखेंगे। संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया? संगम साहित्य तमिल में लिखा गया है। 139 नंबर क्वेश्चन क्या है? गंधार कला शैली डैश राजवंश के तहत विकसित हुई है? तो कुषाण वंश के अंतर में विकसित हुई है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर विविध है। विविध में लास्ट है। शुंग वंश द्वारा उपयोग की जाने वाली शिल्पी ब्राह्मी लिपि एक प्रकार की थी और इसका उपयोग डैश भाषा में लिखने के लिए किया जाता था? तो ये संस्कृत भाषा में लिखने के लिए किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा चीनी तीर्थयात्री हुएनसांग के लगभग 50 वर्ष बाद भारत आए? ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन इसमें नहीं है, तो इसका हम आंसर ही देख लेते हैं। इसका आंसर में क्या कह रहा है? देखिए, हुएनसांग जो आया था 7वीं सदी में आया था, हर्षवर्धन के काल में आया था। फाहियान जो आया था 5वें वर्ष में आया था, ये चंद्रगुप्त के काल में आया था। यही हर्षवर्धन 7वीं में आया था, तो ये नालंदा का भ्रमण किया था। प्रसिद्ध शासक कनिष्क डैश के वंश थे? तो ये किसके वंश थे? कुषाण के वंश थे। कुषाण वंश से संबंधित थे। राजा आम भी कहाँ के शासक थे? राजा आम भी कहाँ के शासक थे? तो तक्षशिला के थे। कहाँ के थे? तक्षशिला के थे। इस तरह से हमारा एंशिएंट ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट पार्ट आएगा हिस्ट्री का पार्ट 2, जिसमें हम लोग मेडिएवल का क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।